आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th से है भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में इसको ज्योग्राफी कहते हैं। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इकाई 1 है, खंड क, भारत, संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप इसलिए पढ़ना जरूरत है क्योंकि ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक हमारे एग्जाम में आते हैं। और यदि ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर आपको क्वेश्चन अगर कम भी लर्न है तो वो ठीक हो जाएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव के जरिए आपको सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। और नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं कहलाती है। क्वेश्चन ये आएगा, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन 1 संसाधन कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है, प्रौद्योगिकी कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा संसाधन कहलाती है। तो प्रश्न उठा कि संसाधन क्या है, इसके विषय में और कुछ जानते हैं। संसाधन क्या है, तो हम अपने दैनिक जीवन में जो हम अपने दिन भर या कभी भी यूज करते हैं, उपयोग में जितने भी हमारे लिए वस्तुएं आती है, तो जितनी भी वस्तुएं आती है सारी क्या है संसाधन में। हम जो जो वस्तु का उपयोग करते हैं अपने फायदे के लिए हो या जिस भी वर्क के करने के लिए हो, उपयोग किसी न डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से उपयोग करते हैं, सारे संसाधन है। अब संसाधन भौतिक भी हो सकता है, भौतिकी पदार्थ भी हो सकता है, नहीं भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। भौतिक यहाँ संसाधन है, भौतिक मैंने बताया भौतिक संसाधन हो सकते हैं, जैविक संसाधन होते हैं। क्या अर्थ है भौतिक संसाधन का? भौतिक के अंतर्गत मैं बता दूं, भौतिक के अंतर्गत भूमि आता है, मृदा आता है। भूमि का मतलब तो आप समझते हैं, मृदा का मतलब मिट्टी है, और जल आता है, खनिज आता है। ये सारे क्या है भौतिक संसाधन है। जबकि अगर जैविक की बात करें, किसकी बात करें, जैविक संसाधन की बात करें, तो जैविक के अंतर्गत जो सजीव है, जैसे वनस्पति हो गया, वनस्पति का मतलब क्या है पेड़ पौधे से, वन्य जीव हो गया, वन में रहने वाले जीव हो गए, जलीय जीव है, जल में रहने वाले जीव हो गए, मानवीय जीवन का मतलब हम लोग, ये सारे क्या है संसाधन है। तो आपको संसाधन के विषय में समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन क्या कौन कौन हो सकते हैं, तो भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था? क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था? दूसरा क्वेश्चन में इसमें जो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन है एरिस्टोस्थेनीज ने कहा, जिम्मरमैन ने कहा। किसने कहा? एरिस्टोस्थेनीज, जिम्मरमैन, शुमशेर ने कहा, ब्रंटलैंड ने कहा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जिम्मरमैन ने कहा था। क्या होगा आंसर? जिम्मरमैन। इसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट्स और लिखा हुआ है, एरिस्टोस्थेनीज लिखा हुआ है, इनको भी हम आपको एक्सप्लेन कर दें। और फिर शुमशेर के विषय में भी आगे चलकर हमको पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम उनके विषय में बताएंगे। पहले एरिस्टोस्थेनीज के विषय में बता देते हैं आपको। यहाँ आपको सीखने की चीज क्या है कि एरिस्टोस्थेनीज को भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ द जियोग्राफी कहा जाता है, एरिस्टोस्थेनीज को। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट में लिख लीजिएगा, नोट में NOT, ठीक है। भूगोल के जनक क्या कहा जाता है? एरिस्टोस्थेनीज को कहा जाता है। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वहां था संसाधन, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अच्छा, संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ये ऑप्शन आ गया तो क्या करिएगा? ऑप्शन में क्या है, ये क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन में अगर आपको दिया है सेवा आते हैं, ये होगा, मानव होगा, जीवाश्म ईंधन होगा, इनमें सभी होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें सभी होगा। प्रश्न उठा कि संसाधन के अंतर्गत आने वाले वस्तुओं में क्या सब है? सेवा, मानव, जीवाश्म ईंधन। कैसे है तो मैं इसके विषय में एक्सप्लेन कर देता हूं कि संसाधन जो होते हैं, जैसे अभी सेवा की बात कर रहे थे, सेवा जैसे हम गायक हैं, कोई भी व्यक्ति गायक है, चित्रकार है या फिर कवि है। जैसे चित्रकार की बात कर लेते हैं तो चित्रकार क्या करते हैं? चित्रकारी करते हैं। गायक क्या करते हैं? गायकी करते हैं। उसके बाद कविता क्या करते हैं? कवि क्या करते हैं? कविता रचना करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देख चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, तो कोई भी व्यक्ति सेवा जो देता है, तो सेवा के जरिए सेवा जो देता है तो वो भी क्या है? एक संसाधन है। इसके जरिए उस चीज की क्या होती है? प्राप्ति होती है हमें। मानव के विषय में अगर बात कहें तो मानव स्वयं भी संसाधन है। क्यों मानव संसाधन है? क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है, तकनीक होता है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोग में ला सकता है, उपयोगी बना सकता है।
चाहे आप कोई भी वस्तु है उसको उपयोगी बना सकता है। इसलिए मानव भी संसाधन है। जीवाश्म ईंधन के विषय में हमने कहा संसाधन है, जीवाश्म ईंधन के विषय में क्या कहा संसाधन है। कैसे है, तो जीवाश्म ईंधन को कहा जाता है ऊर्जा है, और ऊर्जा के जरिए क्या करते हैं, अब जो देखते हैं हम अपने मॉडर्न युग में दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज को हम यूज करते हैं, चलाते हैं। तो जैसे एनर्जी, जैसे पेट्रोल हो गया, जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, पेट्रोल आता है, एलपीजी आता है, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। और इनके विषय में भी हम लोग आगे चलकर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल संसाधन के रूप में आपने देखा कि सेवा भी आता है, मानव भी आता है और जीवाश्म ईंधन भी आता है। इसका मतलब ये हुआ इनमें सभी क्या है, संसाधन है। यानी हम लोग तकनीक के जरिए, तकनीक का क्या मतलब होता है, ज्ञान के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को अपने उपयोगी बना सकते हैं और मनुष्य इसे उपयोगी बना लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है, तो क्या है, पर्यावरण। ऑप्शन बी में है जीवाश्म ईंधन, मानव, संसाधन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया आर्थिक सामाजिक मेरुदंड। यहाँ मेरुदंड का क्या मतलब है, आर्थिक सामाजिक तो बाद में, पहले मेरुदंड को समझते हैं। मेरुदंड को इंग्लिश में कहते हैं बैकबोन। क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति का यदि बैकबोन नहीं हो तो आप स्थिति आप अपनी देख लीजिए कि अगर आपके बॉडी में रीढ़ की हड्डी ना हो तो फिर आपकी स्थिति चरमरा जाएगी, एक ढीला ढाला सा हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम देखें देश की बात करें तो कोई भी देश के आर्थिक सामाजिक अगर बात करें तो आर्थिक सामाजिक जो फील्ड होता है या क्षेत्र होता है या क्या होता है, तो उसके लिए यह जो है मेरुदंड होता है। तो कौन इसमें से, निम्न में से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन ऐसा है जो सामाजिक आर्थिक दोनों मेरुदंड होते हैं, तो क्या है ऑप्शन में, पर्यावरण है, पर्यावरण होगा, जीवाश्म ईंधन होगा, मानव होगा, संसाधन होगा। क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, संसाधन होगा। संसाधन क्या है, संसाधन में भौतिक और जैविक, अभी बताया हमने, भौतिक और जैविक होता है। और संसाधन जो है यदि ये सब रहता है तो मनुष्य अपने तकनीक के जरिए यानी ज्ञान के जरिए इसे उपयोगी बना लेता है। उपयोग में जो भी वस्तु आते हैं क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। इसलिए संसाधन को क्या कहा जाता है, आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड कहलाता है। किसी समाज की विकास, समाज का जो विकास होता है, आर्थिक विकास जो होता है, सामाजिक विकास जो होता है, संसाधन के जरिए होता है। संसाधन को हम किसी वस्तु को उपयोग में ला करके हम अपना डेवलपमेंट कर देते हैं, इसलिए इसे मेरुदंड कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है। क्वेश्चन में ये आ गया कि किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, तो महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी कहते हैं संसाधनों के संरक्षण से संबंधित, संसाधन का संरक्षण, जो संसाधन जो भी चीज हम अपनी यूज में करते हैं उनका संरक्षण भी करना जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उसका जो है बेहिसाब यूज करें। जैसे जल है, पानी है, अभी देखिए पानी का हमारे लिए कितना महत्व हो गया कि अब हमारे एरिया में भी, एक लोकल एरिया में भी हर जगह पानी का डिमांड इतना बढ़ गया कि पानी लोगों को खरीदना पड़ रहा है। और आज एक समय था जो पानी का कोई मतलब उतना इशू नहीं था, लोग इतना महत्व नहीं देते थे, मतलब ऐसे यूज कर रहे थे, जो आज हमारे लिए क्या हुआ, महत्वपूर्ण बन गया और हमारे लिए पानी की जरूरत जो है ज्यादा बढ़ गई और हम पानी के लिए परेशान रहते हैं। तो इसी तरह हर एक वस्तु, ये हमारे लिए संसाधन है, ये पानी या जल क्या है, हमारे लिए संसाधन है। जो भी वस्तु उपयोग करते हैं तो उनका संरक्षण के विषय में, उसी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने इस बात को कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी कोई भी वस्तु का ठीक से हम उपयोग करें और ऐसा उपयोग ना करें जिससे हमको क्या हो, हम अपना स्वार्थ में अपना पैसा उसे ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए, अभी संरक्षण है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे खनिज हैं, उनको हम बेफालतू का निकालते हैं, मतलब बिना यूज का निकालते हैं और उसे हम बर्बाद करते हैं। तो बर्बाद करते हैं या फिर उनको बेच देते हैं, खुद अपनी स्वार्थ में देखते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संसाधन जितने भी हैं उनके संरक्षण मतलब होता है उसको रिजर्व करना, और रिजर्व करने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा था। चलिए उसमें इसके बाद आता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, किन की रचना है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल ब्रुनटेलैंड की है या आर.के. नारायण की है, डी. सुब्बा राव की है या शुमशेर की है। तो आंसर क्या होगा इसका, शुमशेर होगा। क्या होगा इसका आंसर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, किन की रचना, शुमशेर। अच्छा, शुमशेर के विषय में बताते हैं हम आपको। संसाधन संरक्षण हेतु 1974 में शुमशेर की पुस्तक आती है, कौन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किसकी पुस्तक आती है, कब आती है, 1974 ईस्वी में। 1974 में एक बुक आती है, कब आती है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल।
ये इस बुक में गांधी जी के विचार को प्रस्तुत किया जाता है। गांधी जी का जो विचार था संसाधन के संरक्षण को लेकर के, तो पूछा जाएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल है, इसमें किसके विचारों को लिखा गया है, किसके विचार को लिखा गया है? तो इसमें विचार है गांधी जी का। और गांधी जी का विचार किससे संबंधित है? तो संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो संसाधन के संरक्षण से लेकर के से संबंधित है यह। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना हो गया? सुमशेर। सुमशेर इस चीज को लिखते हैं, इस बुक को सुमशेर लिखते हैं, गांधी जी के विचार को लिखते हैं। और कब लिखते हैं? 1974 में लिखते हैं। गांधी जी के किस विचार को लिखते हैं? संसाधन के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं, क्वेश्चन आया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं। अगर संसाधन की बात करें और उत्पत्ति के आधार पर बताएं तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन क्या है? जैव होते हैं, अजैव होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है जैव भी होते हैं और अजैव भी होते हैं। तो जैव संसाधन क्या होता है? प्रश्न आपके मन में उठा होगा। ये दो तरह के संसाधन उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, जैव और अजैव। ये जैव अजैव क्या होता है, ये आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो आइए हम जानते हैं जैव क्या है। ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जो जैव मंडल से होती है, सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं उसमें। जैव मंडल का मतलब जो जीवित है, सजीव के सारे लक्षण, जैसे मनुष्य हो गया, हम भी क्या है? जैव संसाधन है। हम लोग किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? जैव के अंतर्गत आते हैं। वनस्पति पेड़ पौधे किस में आते हैं? जैव के अंतर्गत। मत्स्य मछली जैव के अंतर्गत। पशुधन किसके अंतर्गत आते हैं? पशुधन किसके अंतर्गत आते हैं? जैव के अंतर्गत आते हैं। और प्राणी समुदाय जो भी है सारे जैव के अंतर्गत। अजैव की बात करें तो जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सारे अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तु अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, जैव और अजैव होते हैं। अब है कि जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है आपको जैव संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन क्या है? नहीं आते हैं। वनस्पति जैव संसाधन है, मनुष्य जैव संसाधन है, मत्स्य जैव संसाधन है, चट्टाने जैव संसाधन है। तो इनमें कौन से ऑप्शन है जो जैव संसाधन नहीं है? यही क्वेश्चन पूछा गया था। जैव संसाधन नहीं है तो जैव संसाधन तो वनस्पति है क्योंकि सजीव है, मनुष्य भी है सजीव है, मत्स्य भी मछली भी है सजीव है, इसलिए जैव संसाधन है। और अगर पूछा जाए चट्टान सजीव नहीं है, निर्जीव है, इसलिए यह जैव संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। 9th नंबर में क्वेश्चन है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में क्या है? 4 है। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया। पहला क्या है? नवीकरणीय और दूसरा क्या? अनवीकरणीय संसाधन है। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन है अनवीकरणीय संसाधनों के संबंध में असत्य कथन है। अनवीकरणीय संसाधनों के संबंध में असत्य कथन है, यानी अनवीकरणीय संसाधन आप किसे कहते हैं ये जानना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन के विषय में कौन सा कथन सत्य है इसके विषय में देखिए। तो जिसकी उत्पत्ति भूगर्भीय प्रक्रियाओं के असत्य, क्या पूछा गया क्वेश्चन में? असत्य। इसमें असत्य कौन है, गलत कौन है वो जानना है आपको। तो जिसकी उत्पत्ति भूगर्भीय प्रक्रियाओं के द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों में होती है उसे अनवीकरणीय कहते हैं। या सही है या गलत है ये आप जज करिए। इसके अंतर्गत परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन आते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, ये असमाप्य संसाधन है। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ए बी सी डी में असत्य है? तो कौन सा असत्य है? असमाप्य संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन के विषय में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यह असमाप्त का मतलब क्या होता है? असमाप्त का मतलब होता है जो समाप्त नहीं हो। तो आप पहले ये जान लीजिए कि जो ये संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन है, ये समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होने वाला संसाधन है, इसलिए हम क्या कहते हैं। अच्छा, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है इसके विषय में भी जानिए। अनवीकरणीय नवीकरणीय 2 तरह का होता है। तो अनवीकरणीय क्या होता है? तो जो नवीकरणीय मतलब नया नहीं कर सकते। और नवी मतलब मतलब नहीं, नवी मतलब नया, और करणीय मतलब हो सकता है। करने का मतलब जो नया नहीं कर सकते, जिसको फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जैसे एलपीजी अगर खत्म हो गया, आपके भूगर्भ में एलपीजी खत्म हो गया तो उसको आप क्या कर सकते हैं? फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जीवाश्म ईंधन की बात कर लें
जीवाश्म ईंधन जैसे एलपीजी हो गया, कोयला हो गया, अगर ये खत्म हो जाता है, हमारा ये संसाधन अगर हमारा खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, फिर से हम इसका उपयोग करते हैं कि नहीं। तो इसीलिए उपयोगिता के आधार पर कहा दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, भूगर्भीय प्रक्रियाओं के द्वारा। तो ये जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति कहाँ होगी, भूमि में होती है, खनिज में आता है ये सारी चीज। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, ये लाखों करोड़ों वर्षों में इसका निर्माण होता है, कहाँ, तो भूगर्भ में होता है इसका निर्माण। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन हम लोग अभी से यूज नहीं कर रहे हैं, ये हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, प्राचीन कालों से हम लोग जीवाश्म ईंधन का, जैसे कोयला हो गया, इनका हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन हो जाते हैं पुनः चक्रीय नहीं है, यह भी सही है। इनमें कुछ ऐसे संसाधन हो जाते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते। तो मुझे विश्वास है कि आपको अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अनवीकरणीय संसाधन, फिर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इनके विषय में भी हम समझाते हैं आपको। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो क्या होता है, जो से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कभी खत्म, यह समाप्त होने वाला ऊर्जा नहीं है, ये समाप्त होने वाला ऊर्जा नहीं है, यह कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जबकि अनवीकरणीय समाप्त हो जाएगा। अनवीकरणीय जो है, जैसे जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा तो फिर उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन नवीकरणीय को हम, सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा और इसे हम हमेशा प्राप्त कर सकते हैं, है ना, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, वन एवं वन्य प्राणी हो गए, ये सारे जो हैं हम इन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे जैव संसाधन भी कहते हैं। तो इतनी बात नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन के विषय में आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है अगला, 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, उनका कोई ना कोई क्या हो रहा होगा, स्वामित्व रहा होगा उनका। जैसे स्वामित्व का अर्थ है उनका मालिक, यानी उसका क्या होगा, मालिक होगा। जैसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला ऑप्शन में 1 है, दूसरा ऑप्शन में 2, 3 और 4 है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, डी ऑप्शन होगा, 4 तरह का होता है। कौन कौन होते हैं संसाधन, तो व्यक्तिगत होता है, कौन कौन होता है, व्यक्तिगत होता है, इसमें तो आप 4 होगा। और चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत होता है, दूसरा क्या होता है, सामुदायिक संसाधन होता है, तीसरा क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। तो कितने तरह का होता है स्वामित्व के आधार पर, 4 तरह का, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। प्रश्न क्या है अगला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार एवं गिरजाघर किस तरह के संसाधन है, व्यक्तिगत है, राष्ट्रीय है, सामुदायिक है और या अंतरराष्ट्रीय है, कौन सा इसमें से संसाधन होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर। तो व्यक्तिगत संसाधन सबसे पहले जानिए किसे कहते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में से, तो कौन सा होगा, तो इसमें से हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। और तब आपको ये जानना होगा कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय किसे कहते हैं और सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, तो व्यक्तिगत संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार से लगान भी चुकाते हैं। यानी आपका कोई अपना जमीन है जिस पर आप फसल उपजाते हैं और इसके बदले में आप क्या देते हैं, सरकार को लगान भी देते हैं, उसी को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो क्या गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद यह व्यक्तिगत संसाधन होता है, नहीं हो सकता है, इसलिए हमने लिखा ये सामुदायिक है। दूसरी सामुदायिक संसाधन की अगर बात करें, सामुदायिक संसाधन में क्या, जिसका उपयोग खास समूह अथवा समुदाय के लोग करते हैं। जैसे समुदाय का मतलब या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अभी बताइए, मंदिर हिंदू के लिए जिस तरह से हो गया और सभी लोग उसमें जा सकते हैं, ये प्राइवेट लोगों के लिए नहीं, सॉरी, ये केवल ये सार्वजनिक होता है, केवल प्राइवेट नहीं हो सकता, ये किसी व्यक्ति का खास नहीं हो सकता, इसलिए इसे कहते हैं सार्वजनिक होता है, यानी किसी भी समुदाय का सार्वजनिक हो गया, इसलिए इसे सामुदायिक भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। जितने भी हमारे देश के अंतर्गत जो भी सामान मौजूद है वो सारे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय, जिस पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। तो ऐसे कौन सा क्षेत्र है जिस पर देश का आधिपत्य, किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता, जैसे तट रेखा, जैसे अभी हमारा भारत है, भारत के दक्षिण में कौन सा, हिंद महासागर है, बहुत सारे महासागर है, महासागरीय क्षेत्र जो होता है, तो जितने भी देश है उसका तट रेखा है, उससे 200 किलोमीटर दूरी को छोड़ने के बाद, 200 किलोमीटर के तटीय रेखा से 200 किलोमीटर के नजदीक दूरी है, उनको छोड़ दिया जाए तो उनके बाद जो भी आता है महासागरीय क्षेत्र, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उनके अंतर्गत जो भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं उस महासागरीय क्षेत्र से, उसे अंतरराष्ट्रीय
संसाधन कहते हैं। तो तट रेखा से कितना दूरी किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर महासागरीय संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और इससे संबंधित आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.